नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में उपाध्यक्ष श्री सूर्यकांत धस्माना जी के पास। आज हम उनसे जानना चाहेंगे जो ये कोविड महामारी चल रही है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या योगदान है, वो क्या अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बाकी बहुत सारे उनसे आज सवाल हैं तो उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमें अपना समय दिया। तो सबसे पहले सूर्यकांत जी, आप हमें थोड़ा बताएं कि कांग्रेस पार्टी इस टाइम पे जो कोविड महामारी चल रही है उसमें किस प्रकार की सेवाएं दे रही है। देखिए, ये कोविड महामारी, वैश्विक महामारी हिंदुस्तान में 2020 में आई। 2020 में इसका आगाज़ तो फरवरी में ही हो गया था, लेकिन देश में जो सत्ता है, देश में जो सरकार है, उन्होंने बार बार कांग्रेस की चेतावनियों के बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बार बार इस चेतावनी को नज़रअंदाज करके कि राज्य में और देश में कोरोना दस्तक दे रहा है, कोरोना अगर देश में आ गया तो बहुत भयावह होगा, ये वैश्विक महामारी अगर हिंदुस्तान के अंदर पांव पसार गई तो बहुत मुश्किलात होंगी। ये लगातार चेतावनियां राहुल गांधी देते रहे, लेकिन राहुल गांधी की चेतावनियों को नज़रअंदाज ही नहीं किया गया बल्कि मजाक उड़ाया गया। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के बेशरम मंत्रियों ने तो पार्लियामेंट से लेकर के और सड़क तक टीवी चैनल्स में राहुल गांधी के लिए अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। उनके मूर्ख जो प्रवक्ता थे वो टेलीविजन चैनल्स में बोलने लगे कि वो इटली चले जाएं, अपनी नानी के घर चले जाएं अगर उनको डर लग रहा है। एक मिनिस्टर ने बयान दिया कि राहुल गांधी भ्रम और भय फैला रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, उनके संरक्षण पर बीजेपी के लोग देते रहे, लेकिन वो बात सत्य हुई। और उस बात को तब हिंदुस्तान के लोगों ने जाना जब मार्च के महीने में, और मार्च में जब वो बीमारी आ भी गई उसके बाद भी उसको वैश्विक महामारी घोषित नहीं किया गया, क्योंकि नमस्ते ट्रंप करवाना था, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरवानी थी। तो मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए इंतजार किया गया, मध्य प्रदेश की सरकार गिर जावे, और नमस्ते ट्रंप करवाने के लिए ये सारा नौटंकी हुई। अंतोगत्वा जब बीमारी फैलने लगी, वैश्विक महामारी का असर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में दिखने लगा, तो सरकार को मजबूरी में इसको महामारी घोषित करना पड़ा। और महामारी जब घोषित हुई तो उसके बाद आपने देखा कि जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के बाद जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जो गरीब थे, मजदूर थे, वो अपने घरों को निकले लाखों की संख्या में, तो सरकार घबरा गई। और उस घबराहट में सरकार ने निजामुद्दीन मरकज को निशाना बना दिया, और निजामुद्दीन मरकज में जो तबलीगी जमाती लोग आए थे उन लोगों को निशाना बना करके कोरोना को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी। अब हिंदू मुस्लिम कोशिश करी तो उसके बाद देश के अंदर कई हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पे हमले हुए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ये तो कोरोना जिहाद है। तो गैर जिम्मेदाराना जो हरकत थी केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की, उसके कारण कोरोना जिस समय कंट्रोल करना चाहिए था, उस पर नियंत्रण करना चाहिए था, वो फैल गया। और उसके फैलने के बाद उत्तराखंड में जब ये कोरोना आया, पहला केस रिपोर्ट हुआ 15 मार्च को, और 15 मार्च को जब रिपोर्ट हुआ, अखबारों में छपा, तो एफआरआई के ट्रेनीज थे, आईएफएस जो स्पेन से आए थे, उनमें कोरोना का संक्रमण मिला। जैसे ही हमको खबर लगी, क्योंकि मुझे डेंगू का एक्सपीरियंस था कई सालों का, तो मैंने जाकर के सरकार से बोला, डीएम से बोला, सीएमओ से बोला कि साहब मैं दून अस्पताल जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहाँ क्या व्यवस्था आपने कोरोना की कर रखी है, मैं देखने आऊँगा। और जब मैं 16 मार्च को वहाँ देखने गया
तो हालात इतने खराब थे, ना आइसोलेशन वार्ड का इंतज़ाम ठीक था, न वहाँ पर जो संदिग्ध पेशेंट आएंगे उनके लिए इंतज़ाम ठीक था, न आइसोलेशन के लिए लोगों का इंतज़ाम ठीक था। जब इंतज़ाम नहीं थे और कोई अधिकारी ही नहीं था, ना नोडल अधिकारी था, न डॉक्टर्स थे, तो जब सारे मीडिया के लोगों ने उसको फ्लैश किया, सरकार घबरा गई। और सरकार घबरा गई तो सरकार ने इस रात को 16 तारीख की रात को मुझे फरमान भेज दिया और 28 दिन का क्वारंटीन मुझको कर दिया। लोगों को 14-14 दिन किया, मुझे 28 दिन किया। लेकिन उसके बाद जब हम क्वारंटीन से बाहर निकले, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, हमारी पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हम लोगों ने पूरे राज्य भर में अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, उनकी मदद की जाए। जिन लोगों को पहुंचाना है उनके पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। और व्यापक पैमाने पर पूरे उत्तराखंड में, वैसे पूरे देश में, लेकिन उत्तराखंड की बात अगर हम करेंगे तो उत्तराखंड में हम लोगों ने जहां जिससे जो बन पड़ा, हमने लोगों को मदद करी। हमारा अपना ट्रस्ट है, देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट, 15,500 लोगों को हमने राशन किट बांटा, हमने मास्क बांटा, हमने सैनिटाइजर बांटा, हमने ग्लव्स बांटे, हमने तमाम वो चीज़ें जो कोरोना प्रोटोकॉल में आवश्यक होती है वो बांटी। और हमारे तमाम साथियों ने अलग अलग जनपदों में किचन चलाए, हम लोगों ने रसोई बनाई और रसोई चला करके कई इंदिरा अम्मा कैंटीन हमने शुरू करी, इंदिरा अम्मा रसोई शुरू करी, हमने सोनिया रसोई शुरू करी। और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया। अब सरकारी दल के लोग तो कहते हैं कि साहब, हमने कहा अरे तुम्हारी तो सरकार थी, अगर तुमने काम किया होता तो तुम्हारी पार्टी को काम करने की क्या जरूरत पड़ती। अगर सरकार ने ठीक इंतजाम किए होते तो स्वयंसेवी संगठनों को, राजनीतिक दलों को मैदान में उतर करके काम क्यों करना पड़ता। इसका मतलब सरकार ने काम नहीं किया। बहरहाल ये सिलसिला पूरे 1 साल चला। 1 साल तक कांग्रेस ने अपने जो जनता की सेवा का काम है उसको रुकने नहीं दिया। हमने निरंतर सारे जितने राज्य के सफाई कर्मी हैं, सबसे पहले मैंने शुरुआत करी, और जितने हमारे समाचार पत्र वितरक हैं उनको हमने राशन दिया। टेम्पो वाले हैं, विक्रम वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, वो लोग जिनके पास सुबह कमा के शाम को खाने का इंतजाम करते थे, उन लोगों पे कुछ था नहीं। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर वो काम किया। और उसके बाद जब ये सेकंड वेव आई, अभी सेकंड वेव का अलग कैरेक्टर है। इसमें कोई राशन नहीं मांग रहा, इसमें कोई किसी प्रकार की और सहायता नहीं मांग रहा। इसमें लोग मांग रहे हैं ऑक्सीजन, इसमें लोग मांग रहे हैं बेड, इसमें लोग मांग रहे हैं आईसीयू, इसमें लोग मांग रहे हैं वेंटिलेटर। और राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत, तो हमने सबसे पहले मैंने शुरुआत करी और ऑक्सीजन बैंक का स्थापना करी। ऑक्सीजन बैंक के माध्यम से हमने सैकड़ों लोगों को, जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट, फिलिंग भी, रिफिलिंग भी, सिलेंडर भी अपना दे करके। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में दोबारा से सारे अपने जितने हमारे वॉलंटियर्स थे सबको कहा कि आप अपने स्तर से शुरू करिए। और सारे राज्य में 7 जगह तो एम्बुलेंस सर्विस चल रही है, प्रदेश मुख्यालय में चल रही है। 19 अप्रैल से हम कंट्रोल रूम चला रहे हैं, मैं प्रभारी हूँ प्रदेश के कंट्रोल रूम का। और कंट्रोल रूम के साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल रूम चला रहे हैं। हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, अस्पताल के बारे में बता रहे हैं। ऑक्सीजन तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे लोगों ने अब राशन देना शुरू किया है। हमारे लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर, ये सारी चीज़ें देनी शुरू करी हैं। रामनगर में प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, रंजीत रावत जी द्वारा बनाया गया 10 बेड का जो कोविड केयर सेंटर है उसका उद्घाटन किया। मुख्यालय में हमने 5 एम्बुलेंस चलाई। उसके बाद पूरे प्रदेश के 7 जनपदों में हमारी एम्बुलेंसेज चल रही हैं। तो कांग्रेस के लोग काम कर रहे हैं मैदान में। भाजपा के लोग तो आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, सैनिटाइजर की कालाबाजारी कर रहे हैं, इंजेक्शनों की कालाबाजारी कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। बीजेपी के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। भाजपा के लोगों ने अभी कहते साहब हमने रोटी बांटी, हमने खाना बांटा है। अरे यहाँ तो ऑक्सीजन मांग रहे हैं लोग। ऑक्सीजन में क्या किया आपने? लोग रुड़की में बिना ऑक्सीजन के मर गए। कई अस्पताल ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी। अगर मैं आपसे बीच में आपको काट के कहूँगा कि अगर हम कहें तो
इस सेकेंड वेव में भाजपा सरकार विफल हुई है एक तरीके से? फर्स्ट वेव में भी विफल हुई है और सेकंड वेव में भी विफल हुई। फर्स्ट वेव में फ्लॉप था, सेकंड वेव में सुपर फ्लॉप है। अब आप देखिए ना, कल मुझे धरने पे बैठना पड़ा सीएमओ दफ्तर में। क्यों बैठना पड़ा? इसलिए बैठना पड़ा कि आपने महामारी घोषित करी कल ही कि ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस इज अ एपिडेमिक। अब एपिडेमिक आपने जब घोषित कर दिया तो उसकी तैयारी क्या है लड़ने की? जब हम इंजेक्शन के लिए, एक औरत फोन में तड़प रही, बिलख रही कि मेरा मरीज जो है एम्स में भर्ती है, उसको ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन चाहिए और मैं 3 दिन से घूम रही हूँ, मुझे इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। जब मैं सीएमओ दफ्तर में गया तो सीएमओ दफ्तर में जो नोडल अधिकारी हैं, डिप्टी सीएमओ कैलाश गुंजाल, उनसे मैंने बातचीत करी तो उन्होंने कहा सर हमारे पे तो इंजेक्शन 3 दिन से नहीं है। अब आप महामारी घोषित कर रहे हो और उसका इंजेक्शन नहीं है, दवा नहीं है, तो सरकार ढोंग क्यों कर रही है? ये प्रपंच क्यों कर रही है? इसी तरह से पहले हुआ, ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, आईसीयू नहीं मिले लोगों को, वेंटिलेटर नहीं मिले, तड़प तड़प के लोग मर गए, बिना ऑक्सीजन के लोग मरे। इस पूरी एपिडेमिक में 5000 से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, उसमें आधी मौतें पैनिक में और बिना इलाज के हुई हैं, आधी मौतें। और उसकी गलती किसकी है? स्वास्थ्य सेवाएं किसको ठीक करनी चाहिए थी? तो पहले वाली वेव में बीजेपी फ्लॉप थी, सेकंड वेव में सुपर फ्लॉप है और भगवान मालिक है इस ब्लैक फंगस में क्या होगा। सूर्यकांत जी, जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है थर्ड वेव आएगी और कब आनी है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, सरकार को हम लगातार सुझाव देते आए। आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा है कि ब्लैक फंगस के लिए आप तैयारी करिए, थर्ड वेव जब आएगी तब आएगी। लेकिन अभी तो जो आफत हमारे सामने है उसमें आपको मालूम है कि फंगस जिस जगह चला जा रहा है उसकी सर्जरी करनी पड़ रही है, एंड दैट पार्ट हैज टू बी रिमूव्ड। अगर आंख में आ गया तो आंख रिमूव करनी पड़ रही है, साइनस में आ गया तो साइनस रिमूव करना पड़ रहा है, लंग्स में आ गया तो लंग्स में सर्जरी करनी पड़ रही है। एक इंसान जिसकी आंख निकाल दोगे, कान निकाल दोगे, नाक निकाल दोगे, लंग्स उसमें फेफड़े हटा दोगे तो जिएगा कैसे? लेकिन दवा आपके पास है नहीं, इंजेक्शन आप पे है नहीं, आप कह रहे हैं महामारी का हम सामना करेंगे। अभी तो सबसे बड़ी चुनौती है कि पहाड़ों के गांव-गांव में जो ये फैल गया सेकंड वेव, अभी सेकंड वेव चल रही है भाई, अभी थर्ड वेव की बात बाद में करेंगे, पहले सेकंड वेव से तो निपटो। अभी निपटे थोड़ी हैं, अभी तो हम 3.25 लाख संक्रमित उत्तराखंड के अंदर पार कर चुके हैं। हम उत्तराखंड के अंदर 5000 की गिनती पार कर चुके हैं मरने वालों की। ब्लैक फंगस के मामले जो हैं वो 100 के करीब पहुंचने वाले हैं। लोगों के पास इलाज के लिए इंजेक्शन नहीं है। तो थर्ड वेव की बात करेंगे, तैयारी करनी चाहिए। मेरा सुझाव है सरकार को, ये नहीं सोचना चाहिए सेकंड वेव चली गई तो अभी ये जो आइसोलेशन बेड्स हमने तैयार किए हैं इनको और मजबूत करना चाहिए, हमें आईसीयूज और तैयार करने चाहिए, हमको वेंटिलेटर्स और लाने चाहिए, और वेंटिलेटर्स और आईसीयूज लाने के साथ साथ सरकार को मेरा सुझाव है कि बड़े पैमाने पर जब आप कॉन्ट्रेक्चुअल रख ही रहे हैं तो बड़े पैमाने पर आप चाहे लैब टेक्नीशियंस हो, चाहे वार्ड बॉयज हो, चाहे ट्रेन नर्सेज हो, ये सबको रखना चाहिए। आपको रेडियोलॉजी के लोग रखने चाहिए, आपको टेक्निकल लोग रखने चाहिए। तो ये सरकार काम कर नहीं रही है। सरकार तो केवल मीटिंग करके घोषणाएं कर दे रही है। असली जमीन पे काम तब नजर आएगा कि उत्तराखंड में 5500 नर्सेज होनी चाहिए और आपके यहाँ केवल 1500 नर्सेज हैं। उत्तराखंड में 1500 कम से कम हमारे पास वार्ड बॉयज होने चाहिए, हमारे पास 250 वार्ड बॉयज हैं। हमारे पे लैब टेक्नीशियन जितने होने चाहिए उसके 1/4 भी नहीं है। तो इस तरह की स्थितियां अगर राज्य में विद्यमान हैं तो मेरा सुझाव तो यही है कि सरकार को पहले मैन पावर पूरी करनी चाहिए, ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर, और ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर के साथ साथ आपको फिर इंतजाम बढ़ाने चाहिए। आईसीयू बेड केवल बढ़ाने से काम थोड़ी चलेगा। वेंटिलेटर चलाने वाला ही नहीं होगा तो वेंटिलेटर का क्या फायदा है? 200 वेंटिलेटर धक्के तो खा रहे हैं, धूल कर चाट रहे हैं। आईसीयू के लिए अगर आपके पास आदमी नहीं होगा, सीटी स्कैन की मशीन या एमआरआई आप लगा देंगे और टेक्नीशियन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो आपको साथ साथ मैन पावर भी बढ़ानी है, इंतजाम भी बढ़ाने हैं, और ये युद्ध स्तर पे करना है। इट शुड बी ऑन अ वॉर फुटिंग। ये नहीं कि कल कर देंगे परसों कर देंगे। आप जब तक परमानेंट भर्तियां करते हैं तब तक आप कॉन्ट्रेक्चुअल उसमें करें, आप उपनल के माध्यम से करें, पीआरडी के माध्यम से करें, और उनको पे करें ठीक से। आप उनको 1/3 भी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं जो आप परमानेंट एम्प्लॉय को देते हैं। जो आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वही काम कर रहा है,
समान वेतन देना चाहिए आपको समान काम के लिए। तो वेतन आप दोगे नहीं, 10,000 रुपये में आप चाहोगे नर्स मिल जाए, 12,000 रुपये में आप चाहोगे टेक्नीशियन मिल जाए, 15,000 रुपये में आप चाहोगे कि आपको ट्रेंड आदमी मशीन का मिल जाए, तो कैसे होगा? सरकार को करना पड़ेगा। और ये सेक्टर जो हेल्थ का है, इस समय ये युद्ध स्तर की आपातकाल इस समय हमारे पास है, तो इसलिए युद्ध के तरह ही इसको लड़ना पड़ेगा और सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी। हम तो पहले दिन से सरकार को अपने पहली वेव में भी और सेकंड वेव में भी वी एश्योर्ड द गवर्नमेंट कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ हैं। आज भी मैं पत्र लिख रहा हूं इस हालत के बाद भी कि सरकार के जो दल के लोग हैं वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, उसके बाद भी हम पत्र लिख रहे हैं सुझाव का। तो सुझाव माने तो सही, केवल सुझाव देने से काम थोड़ी चलेगा। इसमें एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सूर्यकांत जी, बीच में अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो हमने मुद्दा उठाया कि बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं हमारे यहाँ, बहुत मतलब 10,000 के आसपास हमारे केसेस आ रहे थे, तो उसमें से काफ़ी सारी हमारी डेथ्स हुई हैं। तो क्या जैसे अभी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से और भी काफ़ी मीडियम्स के उससे बताया है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, तो क्या आप इसमें दोहराए रखते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही है? नहीं, अंडर रिपोर्टिंग दोनों पैमाने, दोनों तरफ से हो रही है, सरकार की तरफ से भी हो रही है और समाचार पत्र और चैनल्स और पूरा मीडिया वो तो दबाव में रहता ही है। उनको तो अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप है। अब पोर्टल्स वगैरह में जितना कर पाते हैं हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में भी अब लोगों के खिलाफ, अब ट्विटर के खिलाफ कैसा सरकार ने हमला किया। अरे भाई, संबित पात्रा कोई सरकार का व्यक्ति थोड़ी है, वो बीजेपी का व्यक्ति है। बीजेपी को ऐतराज करना चाहिए था, जो भी ऐतराज करना है उसका, जो उसके ट्विटर ने उसको जिस तरह से फर्जी, एक तरह से जो टूल किट का मामला है उसमें सारी पोल खुल गई बीजेपी की। अब बीजेपी परेशान है। जब तुम दुनिया भर को ट्रोल करो, जब तुम दुनिया भर के खिलाफ आरोप अनर्गल लगाओ, ट्विटर में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, सारा का सारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपने खोली हुई है जिसमें सारी झूठ आप चलाते हो, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्विटर ने अगर आपके एक नेता के ऊपर ये टैग लगा दिया कि वो गलत तथ्य दे रहा है, तो आपको तकलीफ हो गई, सरकार लग गई धमकाने में। तो ये सरकार तो मीडिया के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण करना चाहती है, तो अंडर रिपोर्टिंग गवर्नमेंट लेवल पे भी और अंडर रिपोर्टिंग मीडिया के लेवल पे भी, लेकिन सच थोड़ी दबता है। इसमें एक चीज़ और, अभी जैसे आपने बोला टूल किट वाला जो मैटर था, अभी एक न्यूज़ चैनल, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी न्यूज़ चैनल में कल न्यूज़ आ रही थी कि उसमें टूल किट जो है वो कांग्रेस का फैलाया हुआ वो है, षड्यंत्र है, ऐसा कुछ। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपने वैसे बता ही दिया, संबित पात्रा जी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और टूल किट के बारे में तो जब जब बीजेपी फंसती है, जब जब मोदी जी जनता में एक्सपोज होते हैं, तो आपको किसानों के मामले में याद नहीं है टूल किट? क्या आपको छात्र आंदोलन में याद नहीं है टूल किट? तो इनको टूल किट याद आता है। जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी मूरत प्रभु तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है, जो चोर होता है दूसरा भी चोर नजर आता है। तो ये टूल किट वाले काम ये सारे बीजेपी वाले करते रहे जिंदगी भर, तो इनको ये लगता है कि इनके खिलाफ भी वही काम हो रहा है। ये टूल किट का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। इसमें FIR दर्ज करा चुके हैं, और सबसे बड़ा दूध का दूध पानी का पानी ट्विटर ने कर दिया। उसने वेरीफाई करने के बाद ये काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये RSS के लोग, 1 लाख झूठ बोलने वाले अगर दुनिया में एक साथ मर जाएं तो एक कार्यकर्ता RSS और बीजेपी का पैदा होता है, इतना झूठ बोलता है। तो इनसे तो भगवान बचाए। चलिए, आखिरी में आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जो हमने पहले भी देखा है, लास्ट ईयर भी आप स्वयं ग्राउंड पे थे, इस साल भी आप ग्राउंड पे हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं अपनी टीम की तरफ से या अपनी तरफ से? देखिए, हमारा देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, मैं कांग्रेस का भी उपाध्यक्ष हूँ, मैं सारी सेवा कांग्रेस को समर्पित करता हूँ। लेकिन हमारा ट्रस्ट पूरी तन्मयता से पूरे प्रदेश में जरूरतमंद लोगों की सेवा करता है। हम सेवा करते हैं और हम निमित्त मात्र हैं, ये हम नहीं करते, हमारे से ईश्वर करवाता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन बैंक इस बार नया आइडिया था। इस बार लोग न राशन मांग रहे थे, न लोग पैसा मांग रहे थे। लोग इस समय केवल और केवल रेमडेसिविर मांग रहे थे, लोग ऑक्सीजन मांग रहे थे, लोग ICU मांग रहे थे, लोग बेड मांग रहे थे। तो हमने सारी ताकत
इस पे लगाई कि लोगों को अस्पतालों में भर्ती करा पाएं, लोगों को ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर ये दिलवा पाएं, रेमडेसिविर दिलवा पाएं। बहुत सारे लोगों को कोशिश करी दिलवाने की। ऑक्सीजन बैंक मेरे गुरु डॉक्टर एस.के. कुलश्रेष्ठ जो डीएवी कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे और जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष बना था तो मेरे निदेशक थे, उन्होंने मुझे